हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर फिजिक्स क्लासेस लाइक गूगल केमिस्ट्री क्लासेस। अब गूगल केमिस्ट्री क्लासेस में आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ एक दूसरा चैप्टर। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स बहुत शानदार तरीके से हमने कंप्लीट किया और आज मैं लेके आया हूँ सेकेंड चैप्टर। आज हमारा सेकेंड चैप्टर का इंट्रो वीडियो है। इंट्रो वीडियो में हम समझने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, और कुछ थ्योरीज हैं। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बेटा? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें हम स्टडी ऑफ लाइट और उसके बिहेवियर की बात करते हैं। और उसी ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस और निकलती हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में हम कहते हैं भैया ये जो वेव ऑप्टिक्स है ना, ये लाइट को वेव के नेचर में डिफाइन करती है। चलो देखते हैं जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है वो है क्या। देखो वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी थ्योरीज आई कि लाइट एक वेव है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि लाइट हैज डुअल नेचर, स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन वगैरह सब कुछ आपने पढ़ा हुआ, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन जो सबसे पहली थ्योरी आई थी कि भैया वेव कैसे कह सकते हो, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा कुछ थ्योरीज दी गई, कुछ साइंटिस्टों द्वारा कुछ थ्योरीज दी गई, उनको समझना पड़ेगा। और आई होप आपको ऑप्टिक्स समझ में आई है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा। यहाँ पे प्रूविंग बहुत कम है, यहाँ पे केवल इक्वेशन मिलने वाली है, प्रूविंग है नहीं। तो सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करना, थोड़े मोड़े एक दो प्रूविंग है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रूविंग है जो वेव के थ्रू हम प्रूव करते हैं, वो मैं आपको ईजी तरीके से बता दूंगा जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हो। चलिए वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करूं तो हम कहेंगे भैया हमने पढ़ा हमने ऑप्टिक्स पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? ऑप्टिक्स। ये सर ऑप्टिक्स क्या होता है? अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की तो बेटा जो ऑप्टिक्स है ना, ये क्या है? ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। किसकी ब्रांच है बेटा? फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ही एक हमारी ब्रांच है। क्या है? फिजिक्स की ही एक हमारी ब्रांच है, ठीक है। और ये जो फिजिक्स की ब्रांच है इसमें हम क्या बात करते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट, हम इसमें किसके बारे में बात करते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसकी बात करते हैं? हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट लाइट एंड इट्स बिहेवियर। लाइट की बात करेंगे और इसके बिहेवियर की बात करेंगे। ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लाइट की बात करते हैं, उसके बिहेवियर की बात करते हैं। ऑप्टिक्स के पहले ही बता चुका हूं। और बेटा ऑप्टिक्स में भी दो ब्रांचेस आती हैं, एक आती है रे ऑप्टिक्स जो हमने अभी जस्ट चैप्टर को पढ़ के अब हम चल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स पर। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। दूसरा चैप्टर हमारा है वेव ऑप्टिक्स। अगर आप लोग चाहें तो आप इंडिविजुअल फिजिक्स के कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं, केवल वहाँ पर फिजिक्स 11th और 12th की आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हम वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स हमें पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। क्या पढ़ते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, नेचर ऑफ लाइट को। वहीं वेव ऑप्टिक्स में नाम से क्लियर हो रहा है, जो वेव ऑप्टिक्स है इसमें हम पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट को, वेव नेचर ऑफ लाइट को। क्या पढ़ते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट को। तो हम बेसिकली यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, हमारा आज का टॉपिक भी जो रहने वाला है वो वेव ऑप्टिक्स ही रहने वाला है। क्या? वेव ऑप्टिक्स। और बता दिया कि वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। तो ये जो इस लाइट की कहानी स्टार्ट होती है, कथा जो है ना, लाइट का पूरा ये थ्योरी स्टार्ट होती है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे। और साइंटिस्ट का नाम बहुत जाना माना है और आप उस नाम को बहुत अच्छे से जानते हो। न्यूटन साहब के एक थ्योरी से स्टार्ट होती है। ये अपने टाइम पे एक ऐसे साइंटिस्ट थे ना कि अगर इनका नाम आ गया, इन्होंने कुछ भी कह दिया तो वो थ्योरी बन जाती थी और लोग इसको मानते थे। तो ये थ्योरी आती है न्यूटन साहब के द्वारा। क्या थे? न्यूटन्स कॉर्पस्कलस थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इस थ्योरी का नाम है। अब बेटा क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम, कि वेव ऑप्टिक्स जो हमारा है ना, इसमें हमें ज़्यादा घुसना भी नहीं है और ज़्यादा ऊपर पर भी नहीं पढ़ना, मीडियम में चलना है। तो लाइट की कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है वो तो समझ लेना कि भैया सबसे पहली थ्योरी यहाँ पे आती है न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। और ये कार्पस्क्यूलर थ्योरी कब आती है? ईयर बता देना, 1675। ईयर इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में आए ना आए, पर वनडे एग्जाम में ये आते हैं। और वनडे एग्जाम में जब ये आते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जो हमारी आई थी
1675 में आई थी, 1675 में अपने टाइम पे। अब भाई साहब जहां इनका नाम जुड़ गया, इनका नाम जहां जुड़ गया ना, इसका मतलब क्या है, अगर ये भाई साहब आ गए कहीं पे तो मतलब वो फिक्स है, सही है, सब उसको सही मानते थे। अपने टाइम पे एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे। तो कुछ लोग कहते हैं न्यूटन पागल था, है ना, कहते हैं ऐसे ना, कि अगर वो सेब ना गिर के नारियल गिरा होता या तरबूज गिरा होता तो आज ये हम लोग ना पढ़े हम, सही बात है। बाकी सेब के गिरने से कोई इन्वेंशन तो नहीं हुआ। किसी भी इन्वेंशन को करने के लिए बेटा बहुत ताकत, बहुत जान और बहुत जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बोले ना एक्सीडेंटली कोई इन्वेंशन हो गया है, तो मैं उसे नहीं मानता। एज अ फिजिक्स टीचर मैं नहीं मानता कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी थ्योरी अगर आई है तो वो एक्सीडेंटली आई होगी। जैसे चार्ज के बारे में क्या पढ़ते हैं, एक्सीडेंटली रॉड, ग्लास की रॉड और वो रब हो जाती है सिल्क क्लोथ से, तो वहाँ कुछ फेनोमेना देखने को मिलता है। यार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है भाई, किसी ने तो उसको ऑब्जर्व करके थ्योरेटिकल प्रूफ किया होगा ना, एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम साइंस में पढ़ते हैं, तो कोई एक्सीडेंटल स्टडी नहीं करते, इसलिए साइंस हमें माननी पड़ेगी और ये प्रूव्ड है तो इसलिए मानना पड़ेगा। जैसे आप मानते हो ना कि भगवान पे जल चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं, तो ऐसे हम भी ये मान लेते हैं नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कहानियों के पीछे उलझोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतिहास भी हमारा सही है कि गलत ये हमें अभी नहीं पता। जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये सही है कि गलत, वी डोंट नो। बिकॉज कि अगर हिस्ट्री को सही मान लेते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि वो गलत है, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि वो सही है। तो फिर ये कन्फ्यूजन वाली लाइन पे मत रहो, चलो बस अपना काम की चीज़ पढ़ते हैं। तो भैया वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली बार लाइट के बारे में किसी ने बताया तो 1675 में बताया। किसने बताया? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ने। अब ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है क्या, इसको समझते हैं। न्यूटन साहब ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी। यहां पे एक वर्ड आया कॉर्पस्क्यूलर, क्या वर्ड आया है? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। अगर हम कॉर्पस्क्यूलर की बात करें, ठीक, तो इसको हम, ये वर्ड निकला है कॉर्पस्क्यूल्स, कॉर्पस्क्यूल से ये वर्ड निकला है, ठीक है, PUSCULES, ठीक है। और ये जो कॉर्पस्क्यूल्स वर्ड होता है इसका मतलब होता है पार्टिकल। न्यूटन साहब ने लाइट की एक पार्टिकल थ्योरी दी। इसको मुझे रे ऑप्टिक्स में बताना था पर मैं नहीं बताया, क्योंकि इसका जरूरत वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे आप बचपन से वही रिफ्लेक्शन पढ़ते आ रहे, तो आपको आपके वे में लेके चला। पर यहाँ से स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी है, थोड़ा मजेदार पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी आती है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, और कॉर्पस्क्यूलर वर्ड कॉर्पस्क्यूल से लिया गया। कॉर्पस्क्यूल का मतलब पार्टिकल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ मतलब न्यूटन साहब की पार्टिकल थ्योरी की बात अगर मैं कहूँ, कॉर्पस्क्यूल को मैं पार्टिकल बोल दूँ तो न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी। अब कॉर्पस्क्यूल जो होता है, ये क्या, जो वर्ड कॉर्पस्क्यूल क्यों लिया गया मैं बता दूं कि जो कॉर्पस्क्यूल होता है, कॉर्पस्क्यूल एक ऐसा पार्टिकल है जो इलास्टिक है। क्या है? इलास्टिक। इसकी प्रॉपर्टी जान लेना, जिसके बिहाफ पे न्यूटन साहब ने इसको बताया। कह रहा है कि ये पार्टिकल कैसा है? इलास्टिक है, रिजिड है। क्या है? इलास्टिक है, रिजिड है और वेटलेस है। क्या है? वेटलेस है। मतलब इसमें वेट बहुत कम है, मतलब मास, ऐसा वेटलेस नहीं कर सकते हम लोग, मासलेस का इसको लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? मासलेस। अब कोई पार्टिकल को मासलेस, यहीं से तो क्लियर हो गया ना कि कोई पार्टिकल मासलेस कैसे हो सकता है। हो सकता है, अब भाई साहब ने दिया है और इतने महान थे तो मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वेव ऑप्टिक्स में पहले थ्योरी न्यूटन साहब की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी आती है। कॉर्पस्क्यूलर का मतलब होता है पार्टिकल, और ये पार्टिकल कैसा है मानते हैं हम लोग? इलास्टिक है, रिजिड है और मासलेस है। इसकी प्रॉपर्टी ये जान लेना, ठीक है। और डिफरेंट शेप और साइज का भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक इसका प्रॉपर्टी ये भी है कि डिफरेंट शेप और साइज का भी हो सकता है, शेप एंड साइज। अब चलिए, न्यूटन साहब कहते क्या हैं कि भैया, न्यूटन साहब का कहना था कि एवरी लाइट सोर्स emits tiny particles, every light source emits tiny particles called corpuscles। यही कही न्यूटन साहब ने, यही थ्योरी दी उन्होंने कि जितने भी आपके लाइट सोर्सेज हैं, लाइक सन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी हो गया, टॉर्च हो गया, फोन की टॉर्च हो गया, जितने भी लाइट के सोर्सेज हैं वो क्या करते हैं? एक छोटा सा पार्टिकल एमिट करते हैं, और वो पार्टिकल क्या होता है? कॉर्पस्क्यूल्स होता है। और कॉर्पस्क्यूल्स इलास्टिक होगा, रिजिड होगा, मासलेस माना, और डिफरेंट शेप और साइज का। कहने का मतलब कि भैया यहाँ प्यार से लिख दो, इनके थ्योरी को बस समझो, क्योंकि लिखने के शायद ना पूछे बोर्ड में। एवरी सोर्स ऑफ लाइट emits
अ टाइनी पार्टिकल, अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स, उसे नाम क्या दिया गया? कॉर्पस्क्यूल्स उसे नाम दिया गया। अब देखो न्यूटन साहब ने क्या कहा कि जितने भी लाइट के सोर्सेज हैं बेटा वो इमिट करते हैं एक छोटा सा पार्टिकल, और जिसका नाम है कॉर्पस्क्यूल्स, जो कि इलास्टिक होगा, रिजिड होगा, मासलेस होगा और डिफरेंट शेप और साइज में हो सकता है। तो चलो ठीक है, मान लिया और ये थ्योरी मानी जाने लगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और कहा गया कि कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। इस बात का ध्यान देना, कहा गया कि जो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं, दूसरी बात इन्होंने ये भी कही, एंड कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन with different speed in different medium। जो हमारे कॉर्पस्क्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और अलग अलग स्पीड से अलग अलग मीडियम में। ये बात भी यहां तक तो हम एग्री करते हैं, पर भाई साहब यहां पे एक बात और इन्होंने प्रूफ कर दी, एक एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। और यहां पे एक बात और बताया इन्होंने कि यहां पे मैं थोड़ा सा आगे करता हूं, यहां पे इन्होंने एक बात और कही, इनके थ्योरी को मैं एक ही जगह लिखूंगा, पेज चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थ्योरी पहली बात कहती है कि भैया एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? रिजिड होगा, मासलेस होगा और कैसा होगा? इलास्टिक होगा और डिफरेंट शेप और साइज का हो सकता है। यहां पे तीसरी बात भाई साहब ने ये कह दी, कौन सी बात? कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। इनकी थ्योरी को ध्यान से सुनना बस, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट different color of light have different shape and size, different shape and size। मतलब जो डिफरेंट कलर की लाइट, जैसे रेड है तो उसके शेप साइज थोड़ा सा छोटे होंगे, वायलेट है उसका और छोटा होना, ऐसे मतलब ऐसे बातें कही कि जो डिफरेंट कलर्स के लाइट है। अगर आप बात करें वेवग्योर की तो देखिए इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, लाइट के 7 कलर्स दिए गए हैं। तो जो रेड होगा इसके पार्टिकल बहुत छोटे होंगे और वॉयलेट के बड़े होंगे, कुछ ऐसा इन्होंने बताया। और जब ऐसा इन्होंने बताया तो इनका कहने का मतलब एक बात और यहां से निकल के आती है, जो मैंने यहां दूसरी लाइन लिखी कि भैया कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। यहां पे इन्होंने एक बात और कह दी, वो बात क्या कही इन्होंने बात कही कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, मीडियम तो पता ही होगा, इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन इन रेयरर मीडियम, ग्रेटर देन इन रेयरर मीडियम। यानी अगर हम बात करें डेंसर मीडियम वाटर लेते हैं और रेयरर मीडियम एयर लेते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इस बात को इन्होंने बताया। और आज तो आपको पता ही है कि रेयरर मीडियम में लाइट तेज चलेगी कि डेंसर मीडियम में, ये बात तो आपको रियॉप्टिक्स में मैंने बता दी है। तो कहोगे सर इसको तो पहले पढ़ना चाहिए था। हाँ बिल्कुल इसको पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब थ्योरी है तो मैं इसको एक अरेंजमेंट में पढ़ा रहा हूँ। कहना इन्होंने जो दूसरी बात कही कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, तो यहाँ पे इन्होंने एक बात ये दर्शाई कि भैया जो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। और ये बात किस बिहाफ पे कही इन्होंने, मैं वो भी बताता हूँ कि जो डेंसर मीडियम होता है हमारा, अगर डेंसर मीडियम की बात करूं और एक रेयरर मीडियम की भी मैं बात करता हूं, एक डेंसर की बात करूंगा और एक रेयरर की बात करूंगा, ठीक। चलिए ये मान लो कोई एक मीडियम है डेंसर मीडियम और ये एक मीडियम है कोई रेयरर मीडियम। इसमें पार्टिकल्स बहुत नजदीक होंगे। कैसे होंगे? पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? सेपरेशन बहुत कम होगी, ठीक। ये डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। तो जब इन्होंने कहा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और जो लाइट ट्रेवल कर रही है किसकी वजह से कर रही है? वो लाइट ट्रेवल कर रही है किसकी वजह से? इन्होंने एक बात ये भी कही कि लाइट ट्रेवल कर रही है
कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भैया लाइट ट्रेवल कर रही टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और इन्होंने बताया कि ये डेंसर मीडियम है अगर और ये रेयर मीडियम है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी ज़्यादा होगी और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी सेम लाइट की। तो इन्होंने इसको किस बिहाफ पे कहा, मान लो कोई लाइट आई तो उसके साथ पार्टिकल आएंगे, इनके अकॉर्डिंग पार्टिकल आएंगे, और जब ये पार्टिकल टकराएंगे हमारे किससे, मीडियम के पार्टिकल से, तो ये फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे ना रिफ्रैक्शन फेनोमेना जो भी होगा, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ती जाएगी। इनके अकॉर्डिंग ये था, पर इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि लाइट आएगी, पार्टिकल्स आएंगे, इंट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो लाइट की स्पीड धीरे रहेगी। चलो ठीक है, एग्री करते हैं स्पीड धीरे है, ठीक है। तो इन्होंने ये बातें कही, लेकिन अभी तो प्रूव हो चुका है ना लाइट दो नेचर के है, वेव के फॉर्म में भी चलती है, ठीक। अभी कैसे प्रूव हो वो समझते हैं। तो न्यूटन साहब ने ये बातें बताई, ठीक है। डिफरेंट कलर की लाइट के डिफरेंट शेप और साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ये भी बात उन्होंने बता दी। लेकिन जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है, जो न्यूटन साहब की थ्योरी है ये केवल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करती है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, और अगर हम बात करें प्रोपागेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को एक्सप्लेन करती है। न्यूटन साहब की थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर, ये लिख लेना पॉइंट, थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करती है बेटा, न्यूटन साहब की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है पहला तीन चीजों को, एक है रिफ्लेक्शन, फिर है रिफ्रैक्शन, और लास्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। ये न्यूटन साहब की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ऐसा क्यों एक्सप्लेन करती है, वो थ्योरी से अगर पार्टिकल नेचर मान के चल रहे हैं तो इतनी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाए, पर ये थ्योरी को रिजेक्ट क्यों किया गया, क्यों इसको कहा गया कि ये माना नहीं गया इसको, पर इसको माना तो नहीं गया ना, नहीं माना गया ना, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी ना यहाँ पे कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, रेयर मीडियम में कम होगी, इस बात पे गौर करना। बट दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन्स दैट, ये एक्सप्लेन तो करती है ये तीन बातों को, बट does not explains, क्या नहीं एक्सप्लेन करती, कुछ फिनोमेनास बाद में आए, कैसे, जैसे हमारा इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, जिसको डाइफ्रैक्शन भी बोलते हैं, डिफ्रैक्शन हो गया, और लास्ट है पोलराइजेशन, ठीक है। ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर अलग अलग थ्योरी देने में जुट गए। अब न्यूटन साहब का नाम था तो इतनी आसानी से तो उसको मिटा नहीं सकते, उसको रिजेक्ट करने में भी खून पसीने एक हो गए। कर दिया, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, अब उसको समझो कि जब ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और इस थ्योरी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने, यानी यंग्स साहब ने, इनका नाम क्या है, YOUNGS, यंग्स, यंग्स साहब ने इसको एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस की थ्योरी को। क्लियर है। अब सुनिए, यहाँ पे न्यूटन साहब की ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी जाती है, क्यों, क्योंकि ये तीन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को, बट ये तीन को कर रही थी, पर आधी आधी चल रही थी। ये बात कब की है, ये बात पूरी जो घट रही है कब की बातें हैं, मैंने बता चुकी है ये बातें कब की हैं, 1675 की। 1675 में ये सारी घटनाएं घट रही थी न्यूटन साहब के टाइम पे, ठीक है। पर न्यूटन साहब भी बोले चलो ठीक है, घटने तो, जो हो रहा है होने तो, हम भी मजे लेते हैं। अब उसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कब किया गया, ये भी बात सुनो, इस थ्योरी को हमने रिजेक्ट कब किया, रिजेक्टेड, ये कब रिजेक्ट हुई, न्यूटन साहब की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी रिजेक्ट कब होती है, 1850 में, 1850। अब बेटा ध्यान से देखो, 1675 में साहब ने थ्योरी दी, अब 1850 में इसको रिजेक्ट किया गया, मतलब इतने दिन तक हम लोग यही मान रहे थे कि भैया न्यूटन साहब ने कह दिया, जो जलवा था उस बंदे का, जलवा था भाई, मतलब साइंटिस्ट साहब ने कह दिया तो बस है, एक डायलॉग चल रहा है ना, भाई ने कहा करने का तो करने का, तो वैसे ही न्यूटन साहब ने कह दिया है तो है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में उन्होंने कहा कि भैया लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है, हाँ तो है, ठीक है मान लिया। रेक्टिलिनियर मोशन इन्होंने बता दिया, रिफ्रैक्शन बता दिया, रिफ्लेक्शन बता दिया, पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बता ही नहीं पाए।
क्योंकि उस टाइम पे ये फिनोमेना डिस्कवर नहीं हुए थे, काश हुए होते तो वो भी मिल जाता, पर ठीक है। फिर बाद में जो ये फिनोमेना आए इसको रिजल्ट कब किया गया, 1850 में। जब ये तीनों फिनोमेना आई है तो अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया फिनोमेना है, ये बहुत पुराना है, ये तीनों बहुत पुराने थे। फिर जब ये फिनोमेनाज आए, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, तब इस थ्योरी को रिजल्ट किया गया कब, 1850 में। 1675 से 1850 तक इस थ्योरी को हम लोग मान रहे थे कि हाँ न्यूटन साहब ने कहा है तो है। तो एक बात ध्यान से देखो कितना जलवा था। अब हल्का उनका साइंटिस्ट मत लेना, जो लोग कह रहे थे ना न्यूटन साहब पागल थे, उनको समझा देना कि पागल वागल नहीं थे, तुम्हारे पापा थे। तो ये 1675 में आई थ्योरी और 1850 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया और किसने किया, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था फोकॉल्ट, एक साइंटिस्ट थे फोकॉल्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया कि भैया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट मतलब जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट थी, यानी जिसको हम सी बोलते हैं आज के टाइम पे, वो ज्यादा है किसके, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब न्यूटन साहब ने जो कही थी वो बात गलत, इसका जस्ट उल्टा कहा था। अब एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। तो यहां से ये कहानी पहले आती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। तो यहां पे अब इस कहानी को हम सही मानने लगे और इस थ्योरी को न्यूटन साहब की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को हमने यहां पे एनसीटी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये गलत है। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट हुआ फोकॉल्ट साहब का एक्सपेरिमेंट, और फोकॉल्ट साहब ने यह बता दिया प्रूफ करके कि भैया देखो वाटर है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट भी कम है, लेकिन एयर है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। यह प्रूफ उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कर दिया। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन 1850 बाय फोकॉल्ट। ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब यहाँ से ये न्यूटन साहब की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जब फेल हो गई तो उसको पढ़ना भी नहीं आगे। जब थ्योरी हमारी फेल हो जाती है तो उसको हम आगे नहीं पढ़ते बेटा। फिर उसके बाद एक डच साइंटिस्ट आते हैं जिनके बारे में बहुत फेमस लॉ है, वेव ऑप्टिक्स में बहुत बड़ा लॉ है, उसको पढ़ने में अच्छे अच्छे रो देते हैं याद, बहुत बड़ा एक लॉ है। डच साइंटिस्ट का नाम, उस डच साइंटिस्ट का नाम मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा नाम है, ये हाइजेंस इनका नाम है। कुछ लोग ह्यूगन्स पढ़ेंगे, हाइजेंस पढ़ेंगे, पर अगर डच की भाषा में कहा जाए तो हकन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हकन्स बोलेंगे। तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बस हम स्पेलिंग सही लिखें और नाम समझ जाएं बस। हाइजेंस साहब आए, डच साइंटिस्ट। कब ये कहाँ से थे, ये डच के थे, ये एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1678 में अपनी एक थ्योरी दी लाइट को लेकर के। अब वो थ्योरी क्या कहती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल। हालांकि इनकी थ्योरी को भी बाद में पहले रिजेक्ट कर दिया गया, पर बाद में इसको सही मान लिया गया। इनकी थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया था। हम पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, उसमें ये थ्योरी आएगी। तो हम बता देते हैं भैया इन्होंने क्या कहा था। इनकी थ्योरी क्या कहती है कि आप सोचो, 1675 में न्यूटन साहब की थ्योरी आई, 1850 में उसको रिजेक्ट किया, और इसी टाइम के बीच एक हमारे डच साइंटिस्ट हैं भैया हाइजेंस साहब, इनकी थ्योरी आती है 1678 में। कब आती है, 1678 में। अभी हमने पढ़ा कि 1850 में इसको हमने रिजेक्ट किया न्यूटन की थ्योरी को, पर उससे थोड़ा पहले थ्योरी आई थी किसकी, 78 में, किसकी, हाइजेंस साहब की। न्यूटन के टाइम पे ये थे। इनकी थ्योरी क्या कहती है, इनकी थ्योरी ने पूरा पासा ही पलट दिया। इन्होंने क्या कहा कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। क्या कह दिया, लाइट जो हमारी है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट को इन्होंने कहा भैया एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव की अगर मैं बात करूं भैया, तो मैकेनिकल वेव जो होती है हमारी, एक ऐसी वेव जिसको कहीं भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। जो वेव ऑप्टिक्स में कही गई बात अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा लाइट के बारे में, इन्होंने कहा कब, 1678 में क्या कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है।
और मैकेनिकल वेव होते हैं, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखो यार, जब इन्होंने कह दिया मैकेनिकल वेव, क्या कहा? मैकेनिकल वेव। अब तो हम जान चुके हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, पहले उन्होंने क्या कहा? मैकेनिकल वेव, जिसको किसकी रिक्वायरमेंट थी? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो याद देखो ये कहाँ फेल होते हैं, इनको भी समझो। 1678 में भाई साहब हाइगेंस साहब ने क्या कहा कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब ट्रेवल, उसके लाइट को चलने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइगेंस साहब ने पहली बात तो यही कह दी, लाइट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए। अब कुछ साइंटिस्ट आए बीच में, तो क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है। कुछ लोग आए, कहे ठीक है अगर लाइट को रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की, तो भैया ये बताओ हमारे सूरज चचा के पास से अर्थ में जो लाइट आती है, यह है हमारी अर्थ, यह है सन। सूरज चचा के पास जो अर्थ में लाइट आती है वो कैसे आती है? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर को अगर मैं ऐसे मान लूं तो इसके बाहर तो मीडियम है ही नहीं, फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस है। तो इन्होंने कहा अभी रुको, मैंने पूरा नहीं किया, अभी मैंने कहा नहीं कि लाइट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, पहले सुनो तो, किस बेस पे कहा है वो तो सुनो। तो यहां पे एक थ्योरी और आती है, ईथर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? ईथर्स थ्योरी। इन्हीं की थ्योरी में सब थ्योरी है भैया। जब यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट है चलने के लिए, तो लोगों के सवाल उठे ना कि सन से लाइट अर्थ पे कैसे आ गई जब वहां पे एम्प्टी स्पेस है, कुछ है ही नहीं। सोचना तो बनता है कि अगर लाइट हमारी मीडियम को रिक्वायर करती है चलने के लिए, तो सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा भी जगह है जहां पे कोई मीडियम ही नहीं है। कहते हैं ना, देयर इज नो मीडियम इन स्पेस, देयर इज नथिंग इन स्पेस, वैक्यूम है पूरा। तो वो क्यों है? अगर वो वैक्यूम नहीं है तब तो हम एग्री कर लें, पर इन्हें प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने एक थ्योरी और दी, ईथर्स थ्योरी। क्या दिया? ईथर्स थ्योरी। वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ध्यान देना। इन्होंने एक थ्योरी दी, ईथर्स थ्योरी। अब ईथर्स थ्योरी क्या था? जो ईथर है ये क्या है? अगर मैं ईथर की बात करूं, अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। ईथर की बात करूं तो एक बहुत ही डाइल्यूट, अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। ईथर क्या है? बहुत ही डाइल्यूट और हाईली इलास्टिक मीडियम है। तो ईथर की थ्योरी इन्होंने दी, क्या कहा? कॉल्ड ईथर इज स्प्रेड एवरीवेयर। मतलब कि जो एक हाईली डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट और बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक मीडियम है, एक मटेरियल है ईथर, वो पूरे स्पेस में फैला हुआ है। तो इन्होंने क्या लिखा कि ईथर इज स्प्रेड एवरीवेयर। और इसको प्रूव कैसे किया? तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो, एक स्पीड का फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी अपॉन में आता है डेंसिटी रो। कि इन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखना, एक बहुत ही डाइल्यूट है और इलास्टिक मीडियम है। इलास्टिक मीडियम मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या है? ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ये इस फॉर्मूले से समझना। और डाइल्यूट होने का मतलब डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी क्या है? बहुत कम। अब जब इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी बहुत कम है, मतलब स्पीड क्या होगी? ओवरऑल स्पीड हो गई ज़्यादा, ओवरऑल स्पीड हो गई ज़्यादा। मतलब अगर ये ऐसा मान लें कि एक ईथर नामक मटेरियल पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में बिखरा हुआ है और वो एक बहुत ही हाईली डाइल्यूट और इलास्टिक है, तो उसकी भैया उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। इन्होंने ये कहती है हमारी ईथर थ्योरी। किसने कहा? हाइजेंस साहब ने बताया, ईथर को बताया। तो ऐसा कह के हाइजेंस साहब अपना काम निकाल लिए कि अपने आप को सही साबित कर पाए कि चलो मान लिया यहाँ पे। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को भी किसी ने, इस थ्योरी की भी बैंड बजा दी, कही कि नहीं हम नहीं कहेंगे। फिर आपके चहीते आते हैं मैक्सवेल साहब, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं है, ये फिजिक्स वाले मैक्सवेल हैं। आपके बहुत चहीते साइंटिस्ट मैक्सवेल साहब, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा
और नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th की फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। फिर आते हैं मैक्सवेल साहब, इन्होंने पूरा पासा और पलट दिया, कह रहा है कि तुम लोग सब पागल हो, सब क्या पागल, सबकी थ्योरी गलत है। इन्होंने कहा भैया लाइट ना तो मैकेनिकल वेव है और ना ही कोई मीडियम उसको रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने सीधा कह दिया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर इसको इन्होंने नाम दिया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव्स। तो ये बात यहाँ पे मैक्सवेल साहब ने कही और पूरी वेव ऑप्टिक्स मैक्सवेल साहब और फिर बाद में ये हाइजेंस साहब की जो प्रॉपर्टी कैंसिल की गई थी इसको मानते हुए हाइजेंस साहब, और उसके बाद फिर आते हैं यंग साहब, ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर पूरी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि हाइजेंस साहब ने ये बातें कह के तो चल बसे थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे। हाँ, ये बातें कह के कुछ पॉइंट्स इन्होंने कहे थे वो हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में डिफाइन में, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगले सेशन में हम लोग मोस्ट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल कवर करेंगे। ठीक है, तो जब ये बातें इन्होंने कही कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, किसने कहा, हाइजेंस साहब ने ये बातें हमें बताई, और उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब वो मीडियम क्या है, तो उस मीडियम को एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेंस साहब ने तुरंत ही एक नाम ला दिया, ईथर। और वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, एक ईथर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाईली डाइल्यूट होगा और हाईली इलास्टिक होगा। और हाईली इलास्टिक और हाईली डाइल्यूट होगा तो आपको एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला आपको पता है ना वेलोसिटी और स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है √E/ρ। ई क्या है, इलास्टिसिटी है, और रो क्या है, डेंसिटी है। तो अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, हाईली इलास्टिक है ना ईथर हमारा, इलास्टिसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी कम है, तो ओवरऑल जो इस फॉर्मूले से स्पीड निकल के आती है बेटा वो क्या हो जाती है, ओवरऑल स्पीड ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से तो पता चलता है कि भैया मान लिया कुछ पल के लिए कि हाँ ईथर हर जगह स्पेस में फैला हुआ है और लाइट उसमें ट्रेवल कर रही है। फिर आते हैं मैक्सवेल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब गलत है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन है। ये बात हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो वेव ऑप्टिक्स हमारे थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि लाइट से जुड़ी हर वो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हम कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है इस पूरे फिजिक्स का। तो चलिए आज से कदम रखते हैं वेव ऑप्टिक्स में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, जिसके बिहाफ पे मैक्सवेल साहब ने और यंग साहब ने कुछ बातें यहाँ पे कंक्लूड की हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सवेल साहब के द्वारा बताया गया जो हमको आज भी पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस यहाँ पे था, कुछ ऐसी कहानियाँ थी। न्यूटन साहब के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में आपने पढ़ लिया, कॉर्पस्क्यूल क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल कॉर्पस्क्यूल एक पार्टिकल जो हाईली इन द सेंस कह सकते हैं कि रिजिड होता है। और क्या होता है, अगर कॉर्पस्क्यूल की हम बात करें तो जो हमारा कॉर्पस्क्यूल होता है एक पार्टिकल ही होता है। उन्होंने कॉर्पस्क्यूल के बारे में कुछ चीज़ें बताई, और कुछ चीज़ें क्या बताई, जो हमारा कॉर्पस्क्यूल होता है भैया, और ध्यान से देखो क्या होता है, इलास्टिक होता है, रिजिड होता है, मासलेस होता है, डिफरेंट शेप का और साइज का हो सकता है। तो ये न्यूटन साहब ने अपनी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में बताया था। आप लोग को जो सही लगा आप लिख सकते हो, नहीं लगा कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो लिखना है हाइजेंस प्रिंसिपल से। कहाँ से लिखना है, हाइजेंस प्रिंसिपल से। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।